Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के जो फॉर्मर सीएम हैं उनके हाउस के ऊपर अटैक किया गया रॉकेट के थ्रू में। आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर से जो मणिपुर है वो वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है। मणिपुर के वहाँ पे जो डोमिनेटेड कम्युनिटी है मैती कम्युनिटी, उनके द्वारा एलिगेशंस वो लगाए गए हैं कि हिली एरिया के अंदर जो रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं कुकी एंड जो, उनके द्वारा ये जो रॉकेट अटैक है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम कुकी एंड जो कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं कि मैती कम्युनिटी का जो आउटफिट है अरम्बाई तेंगोल, उनके द्वारा ये जो अटैक है वो किया गया रॉकेट अटैक फॉर्मर जो सीएम है उनके हाउस के ऊपर में। स्टूडेंट्स, आपको अरम्बाई जो तेंगोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि मणिपुर के अंदर जो मैती कम्युनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से इस आउटफिट को 2020 के समय ही सेटअप किया गया था। पर अभी प्रेजेंट समय में जो वायलेंस का जो न्यूज़ है मणिपुर के वहाँ पे, उस वजह से ये आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम मणिपुर का जो मैप है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जिस तरीके से फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो हुआ करता है, कुछ उसी तरीके से आपको मणिपुर का जो मैप है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, मणिपुर के जो मैप का जो सेंट्रल पार्ट है जो वैली का एरिया है, आप देखिए कि वहाँ पे मैती कम्युनिटी का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेट का जो 60% पॉपुलेशन है वो वहीं पे ही पाया जाता है वैली के एरिया के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम हिली एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हिली एरियाज़ के वहाँ पे कुकी एंड जो कम्युनिटी है उनके जो नंबर्स है उनका जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टेट का जो रेस्ट पॉपुलेशन है वो आपको हिली एरिया के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस न्यूज़पेपर डिस्कशंस के अंदर में जब भी हमने मणिपुर के बारे में रीड किया है तो आप देखिए कि हमने मणिपुरी जो लैंग्वेज है कि कोंकणी मणिपुरी या नेपाली लैंग्वेज है जिसको 8 शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 71 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू में, तो उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अब आप देखिए कि अगर हम मणिपुर के बारे में कुछ अदर जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, मणिपुर से ही रिलेटेड एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है इरोम शर्मिला, जिनको कि आप देखिए आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 के समय जिसको सेटअप किया गया था। कुछ हमारे कंट्री के ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज है जहाँ पे आर्मी को बेसिकली जो पावर है वो दे दी जाती है। इम्यूनिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं जो इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसी के थ्रू वहाँ के स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप से डिक्लेयर किया जाएगा। वहाँ पे आर्मी को जो इम्यूनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बट इम्यूनिटी इस तरीके से नहीं है कि उनके द्वारा कोई ह्यूमन राइट जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से उनका वायलेशन है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, मणिपुर का जो आयरन लेडी है इरोम शर्मिला, उनके द्वारा इस एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था। काफ़ी ज़्यादा दिनों तक उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया गया। अराउंड 500 डेज की रिगार्डिंग में उनका जो स्ट्राइक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में रीड करते हैं तो 1757 का जो बैटल है वो आपको ज़रूर से याद होगा। उस बैटल को हम किस नाम से जाना करते हैं, जिसमें आप देखिए कि बंगाल के जो बेसिकली जो राजा हुआ करते थे जिनको सिराजुद्दौला उनका जो एम्पायर है उसको अनेक्स किया जाता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप देखिए कि आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो प्रिपेयर नहीं है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्लासी का जो बैटल है वो कब लड़ा गया था। वहाँ के जो बंगाल के जो पर्सनस हैं, जो फाइनेंशियल पर्सन हैं जैसे जगत सेठ हैं, उनका क्या रोल है, कैसे वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से मिलते हैं। और आप देखिए कि 1757 से 1 ईयर बिफोर भी आपको एक बैटल देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर एक ब्लैक होल ट्रेजिडी है वो सामने आती है। तो स्टूडेंट्स, 1757 के समय में बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अनेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया गया कि काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं उनको अनेक्स करना स्टार्ट किया गया। अगर वहाँ पे राजा कमज़ोर है या वहाँ पे आप देखिए अलग अलग जो लॉज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में लाए गए अनेक्सेशन की रिगार्डिंग में। 1857 के बाद में आप देखिए कि अनेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लार्जली वे में अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद में आपको अनेक्सेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे एक जगह है खोंगजोंग नाम का एक जगह है। मणिपुर के वहाँ पे जो जगह है उसका नाम क्या है, खोंगजोंग। खोंगजोंग नाम की जो जगह है इसको 1891 के समय लास्ट ऐसा कुछ एरिया है जिसको कि अनेक्स किया गया।
तो जो अनेक्सेशन का प्रोसेस प्लासी के वहाँ से स्टार्ट हुआ था वो 1891 के समय में आपको मणिपुर का जो खोंगजोम है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं, हमारे जो फर्स्ट पीएम हैं, उनके द्वारा मणिपुर को लैंड ऑफ जेवल के रूप से भी बताया गया है कि मणिपुर है जो यहाँ पे आप देखिए कि जेवल का जो लैंड है उसके रूप से इसको डिस्क्राइब किया गया था। तो ये मणिपुर के बारे में था बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स आप इस ये जो स्टेट है वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आया है, क्योंकि आप देखिए कि फर्स्ट जो सीएम है उनके हाउस के ऊपर अटैक किया गया है। स्टूडेंट्स 1956 के समय में मणिपुर को एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप से सेटअप किया गया था। 1956 के समय यूनियन टेरिटरी के रूप से इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है जिसके अंदर मेजरली रूप से जो चेंज है वो आपको 1972 के समय देखने के लिए मिलता है। जब 3 स्टेट हैं वो क्रिएट किए गए थे तो उसी 3 स्टेट्स के अंदर एक मणिपुर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक स्टेट वहाँ पे मेघालय है, एक मणिपुर है और एक त्रिपुरा है। तो ये 3 स्टेट है जिनको बनाया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 के समय में, जिसके अंदर आप देखिए कि जो त्रिपुरा एंड मणिपुर है वो तो आपको यूनियन टेरिटरी से स्टेट के रूप से उनका कन्वर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। मेघालय बेसिकली आसाम का जो पार्ट है वो हुआ करता था और आसाम से वहाँ पे उसको डायरेक्टली सेपरेट रूप से बनाया गया। स्टूडेंट्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को एक बार अगर हम रीड करें, रिवाइज करते हैं, आप देखिए कि जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा कमेटी बनता है? एस के धर कमेटी बनता है। एस के धर कमेटी के द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है, पोटी श्री मालू नाम के एक पर्सन है उनके द्वारा। तो कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाया गया, कमेटी का नाम क्या है? जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पोटी श्री मालू नाम के पर्सन है। तो आप देखिए कि पोटी श्री मालू का ये जो कमेटी है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल का, उनके द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतने में जो प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन है कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए आंध्र प्रदेश है वो होना चाहिए, उनका वहाँ पे डेथ होता है। डेथ के बाद में आप देखिए कि उस स्टेट आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट कर दिया गया। उसके बाद में एक कमेटी और बनाई जाती है, फजल अली। फजल अली के द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। बट लैंग्वेज यहाँ पे ये ऐड किया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। 4 इनके पॉइंट्स बताए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, उसका टेरिटरी हो, लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है अगर एक ही लैंग्वेज के जो पर्सनस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के रिगार्डिंग में। ऐसे आपको 4 पॉइंट है वो देखने के लिए मिलेंगे फजल अली कमेटी का। स्टूडेंट्स फजल अली कमेटी के बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर उसके बाद में आप देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से भी इसको जाना करते हैं। 14th स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हैं वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में रहेगा उस समय में। जब एस के धर कमेटी आया था तो उस समय इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको ए बी सी एंड डी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। यहाँ पे 14 एंड 6 स्टेट का जो यहाँ पे जर्नी है, उसके बाद का जो जर्नी है उसको हम एक बार रीड करते हैं। 1960 के समय गुजरात को बनाया गया। 1960 के समय किसको बनाया गया? गुजरात को बनाया गया। किससे अलग होकर बनाया गया? बॉम्बे से। बॉम्बे नाम का स्टेट हुआ करता था पहले। बॉम्बे स्टेट का जो एरिया है उसको महाराष्ट्र के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया और गुजरात को एक अलग से स्टेट है वो बनाया गया। फिर उसके बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज है जो फॉरेन पावर्स उनके डोमिनेशन के अंदर हुआ करते थे 19 हमारे इंडिपेंडेंस के भी लेटर फेज के अंदर में। बाद में इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऑपरेशंस के थ्रू उसको ऐड किया गया और वो कुछ समय तक वहाँ पे लोकल पीपल्स के थ्रू उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे 10th 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 14th के थ्रू हमारा जो पुडुचेरी है उसको ऐड किया गया है जे यूटी के रूप से। 10th एंड 12th के थ्रू आप देखिए कि हमारा जो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा का जो एरिया है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया एज ए यूटी के रूप से। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपको कुछ जो 1961-62 के समय ये देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 1963 के थ्रू आसाम से ही एक सेपरेट करते हुए जो नागालैंड है उसको एज ए स्टेट के रूप से बनाया गया, नागालैंड को बना दिया गया एज ए स्टेट के रूप से। 1963 में फर्स्ट हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है। 1966 आप देखिए कि पंजाबी सूबा मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह शाह कमीशन बनता है, उसके द्वारा टेरिटरी एरिया को डिसाइड किया जाता है। हरियाणा एक अलग से स्टेट बनेगा हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए।
और आप देखिए कि पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसके स्पीकिंग पीपल्स है उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश है उसको यूटी बना दिया गया। बाद में 1971 के समय उसको स्टेटहुड है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के जो 1972 के समय आपको जो अमेंडमेंट एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि मणिपुर है, मणिपुर के अलावा जो मेघालय है जिसको कि आसाम से सेपरेट किया गया और त्रिपुरा है, तो ये 3 स्टेट हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। जो हमारा फार ईस्ट के अंदर में नॉर्दर्न साइड के अंदर में आप देखिए कि फार ईस्ट का जो रीजन है हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है, आपको अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। और फार ईस्ट के अंदर में जो सबसे डाउन के अंदर में कौन है, आप देखिए कि यहाँ पे मिजोरम है। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। इस एरिया के अंदर आपको त्रिपुरा है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश है, और इसके अलावा अगर आप देखिए कि जो मिजोरम है, सबसे डाउन के अंदर जो मिजोरम है, इनको यूटी बना दिया गया 1972 के समय में। फिर सिक्किम के जो पर्सन्स है उनका डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है कि सिक्किम के पर्सन्स के द्वारा डिमांड किया गया कि हमको इंडिया के अंदर ऐड किया जाए। चौगियाल डायनेस्टी वहाँ पे हुआ करता था सिक्किम के वहाँ पे। तो सिक्किम को आप देखिए कि 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ऐड किया गया। बट उन लोगों का कंप्लीट डिमांड होता है कि इंडिया के अंदर फुल फ्लेज वे में हमको ऐड करना है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे आर्टिकल 2A के थ्रू इसको ऐड किया गया था, बाद में इसको डिलीट किया गया। 10th शेड्यूल के थ्रू भी इसको ऐड किया गया था जिसको बाद में डिलीट किया गया। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, सिक्किम को ऐड किया गया इंडिया के अंदर फुल फ्लेज स्टेट के रूप से। तो आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो यूटी बनाया गया था इनको 1987 के समय गोवा को भी उस समय स्टेटहुड दे दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी स्टेटहुड है वो दे दिया गया था। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट के रूप से ऐड किया गया। एक स्पेशल पावर भी दिया गया, आर्टिकल 371 का जो एफ क्लोज है उसके अंदर स्पेशल पावर क्या दिया गया कि सिक्किम के अंदर जब भी लोकसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट होंगे तो सिक्किम का ही जो पर्सन है वो वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। फिर 2000 के समय आप देखिए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड डेट आपको जो झारखंड है वो देखने के लिए मिलेगा। 2013 के समय तेलंगाना अलग से स्टेट है। फिर 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूटीज के अंदर में, और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, उनको एक ही यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेकंड अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से है, ये रीड करना स्टूडेंट जो भी आपको बताया गया है अगर आपको नहीं पता है। और आप देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड करते हैं तो आर्टिकल 1 to 4 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 to 4 के अंदर प्रोसीजर है, सेकंड के अंदर ऐड करना है, थर्ड के अंदर क्रिएशन ऑफ स्टेट है, फर्स्ट के अंदर नेम बताए गए हैं आर्टिकल 1 to 4 के अंदर में। ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग में जो नया ड्रग है जिसके अंदर 4 जो ड्रग्स है उनको यहाँ पे कंबाइन करते हुए दिया जाएगा, जिससे कि MDR जो टीबी के जो केसेज हैं उनको यहाँ पे डील किया जा सके। इंडिया के अंदर में आपको जो 75,000 के आसपास जो ड्रग के जो पेशेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी रेजिस्टेंट जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया को आप देखिए कि 2025 तक यहाँ पे जो टीबी है उसको एलिमिनेट करना है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड के द्वारा कब किया जाएगा एलिमिनेट, 2030 तक। इंडिया के द्वारा 5 ईयर्स पहले जो टारगेट है वो रखा गया है। ट्यूबरक्लोसिस के ये जो 4 जो ड्रग्स हैं जिनको कि यहाँ पे कंबाइन करते हुए न्यू ट्रीटमेंट के लिए अलाउ किया गया है, तो आप देखिए कि सेफ है, मोर इफेक्टिव है, क्यूकर जो ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज करता है। इस तरीके का जो फैसिलिटीज है उसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड का जो टारगेट है 2030 है, इंडिया का टारगेट 2025 है, 5 ईयर पहले है। 2017 के समय ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग में एक डिक्लेरेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। मॉस्को के अंदर मीटिंग होती है, उसके अंदर उस मीटिंग के अंदर में आप देखिए ट्यूबरक्लोसिस है उसके एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में जो डिक्लेरेशन है उसको अडोप्ट किया गया था कि ट्यूबरक्लोसिस को हमें एलिमिनेट करना है। इंडिया के अंदर में ट्यूबरक्लोसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका जो स्क्रीनिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों को जो हिडन टीबी है वो हुआ करता है बट उसके बारे में जानकारी नहीं है। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्क्रीनिंग है वो नहीं किया जाता है प्रॉपर वे में, तो वो भी एक रीजन देखने के लिए मिलेगा।
और ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो हेल्थ, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आप देखिए कि वो उनके द्वारा इस तरीके के जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। पर्सनस को जो सीएससी हैं, जो ब्लॉक लेवल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे विजिट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो रेसलर पर्सनस हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्वाइन किया गया है। ये बेसिकली आप देखिए कि इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया था, और इनका जो वेट है, जो मेजरमेंट का जो यहाँ पे कुछ जो क्राइटेरिया है उससे कुछ ज़्यादा इनका तो लिटिल बिट जो ज़्यादा वेट था, तो इनको आप देखिए कि फाइनल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो आप देखिए कि रेसलर्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया गया है, उसका जो फोटो है वो शो किया गया था। एग्जाम के पर्पज़ से तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम के पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप जॉब के अंदर हो तो आपको जॉब से रिजाइन करना होता है, उसके बाद में ही आप पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि जॉब के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपका जॉब के ऊपर जो करप्शन के जो चार्जेज है वो नहीं होना चाहिए, नहीं आपका जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा। ऐसा एक केस है वो 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसके समय जो सामने है वो आया था कि एक पर्सन का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया गया था, क्योंकि उनको जो सर्विस है उससे निकाला गया था, उनको सर्विस से निकाला गया था, इस वजह से उनका जो नॉमिनेशन है वो आपको कैंसिल है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में है, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया गया। पेटिशन यहाँ पे ये था क्या, बेसिकली जो कोलिजियम सिस्टम है उसके अंदर में जो एक पर्सन है उन्हीं के द्वारा जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पेटिशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि आप देखिए कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर में आप देखिए कि जो सुपीरियर कोर्ट है उसमें किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो डिसीजन है वो नहीं लिया जाता है, बल्कि एक कोलोबरेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस के बारे में जो जर्नी है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट जज केस क्या है, 1982 का एसपी गुप्ता केस है। फिर आप देखिए कि 1993 के समय में 1 CGI प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज का जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। थर्ड जज केस जो 1998 के समय आता है, 1 CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उनके द्वारा किसी भी पर्सन का जो नेम है वो सजेस्ट किया जाता है। अगर हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है तो वहाँ के जो CGI हैं, जो गवर्नर हैं, उनको भी कंसल्ट किया जाएगा, जो CGI हैं हाई कोर्ट के उनको भी कंसल्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो कोलिजियम जो सिस्टम है वो एक बेसिकली एक कोलेबरेटिव प्रोसेस है, जिसके थ्रू अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उनको ऐड किया जा सके, किन पर्सनस को अपॉइंट करना है, किन को यहाँ पे जो बेसिकली ऐड करना है जज के रूप से या ट्रांसफ़र करना है उसके रिगार्डिंग में। तो ये जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में था। ये जज केस आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक फोर्थ जज केस भी है जिसको कि हम NJSC के नाम से जाना करते हैं। NJSC को कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को क्यों रिजेक्ट किया गया था? हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे होमवर्क क्या है आपके लिए कि हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? क्या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। क्या 1935 के कानून से लिया है, क्या USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या हमने जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है? अगर आपको नहीं पता है, लक्ष्मीकांत का बुक को ओपन करना, चैप्टर 3 के अंदर कुछ टेबल्स दी गई हैं, सोर्स के बारे में बताया गया है, वहाँ से जाके इसको रीड कीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि उनके द्वारा MOP का जो कॉन्सेप्ट है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, उसको अडोप्ट किया जाएगा, बट अभी तक उसको अडोप्ट है वो नहीं किया गया है। हाँ, हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो जजेस के द्वारा ही जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 1+ में जो 4 सीनियर मोस्ट जज के बारे में अगर हमने डिस्कस किया तो आपको एक और जानकारी होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा जज हैं, या आप देखिए कि 2 जज के द्वारा किसी एक पर्सन का जो नेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस पर्सन का जो नेम है वो लिस्ट के अंदर नहीं ऐड किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे किसी भी जज का जो नेम ऐड करना है तो मिनिमम 4:1 का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए कि 4 पर्सन है वो उसके फेवर के अंदर हो। एक पर्सन अगर अपोज के अंदर भी है तो उसका जो नेम है वो सजेस्ट किया जाएगा। अगर 3:2 का कॉन्सेप्ट है उनका जो नेम है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जज के रिगार्डिंग में।
तमिलनाडु के वहाँ पे है, एक पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है, स्पिरिचुअल इवेंट है वो कंडक्ट हुआ था स्कूल के वहाँ पे, अनसाइंटिफिक कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। अब आप देखिए कि जब भी इस तरीके के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी पता होना चाहिए। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आप देखिए कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 51A के अंदर में है। आर्टिकल 51 का एक का जो क्लोज एच है, क्लोज एच के अंदर बताया गया है, 51A का क्लोज एच है, ड्यूटी नंबर 8, उसके अंदर बताया गया है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के पास में। क्वेश्चनिंग, इसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करना है, ये हमारे हर एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये स्पिरिचुअल इवेंट के बारे में हुआ। सेबी के जो चीफ है उनके रिगार्डिंग में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा कुछ एलिगेशंस वो लगाए गए हैं। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से बस आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो हम कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है जब से हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो आया है। अब आपको देखिए कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग कुछ जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसको कैरी आउट किया जाता है। काफ़ी सारे जो एरियाज़ है उसके अंदर उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उससे पहले भी जो शेयर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है वो निकाला गया था। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो निकला था लास्ट ईयर के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अब आपको एक और बात पता होना चाहिए कि अगस्त का जो मंथ है उसके अंदर में आप देखिए कि बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना मैम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के लिए आए थे। और इंडिया के अंदर में एक रिवर है हिंडन रिवर। हिंडन जो रिवर है वहाँ पे हमारा एक बेस है, एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे वो रुके थे। तो हिंडन जो रिवर है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। और आप देखिए कि यहाँ पे हिंडनबर्ग है वो भी न्यूज़ के अंदर में है। तो ये जो हिंडन जो रिवर है वो किसका ट्राइब्यूटरी है, कहाँ से ये फ्लो किया करती है, किसका ये ट्राइब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को कहा गया कि आपके द्वारा एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर में यहाँ पे इन्वेस्ट है वो करना चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम है RRTS प्रोजेक्ट है। आप देखिए कि हमारा जो NCR का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल का जो रीजन है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में आपको RRTS जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी सारा जो पैसा है वो खर्च किया जाता था। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट का जो मनी है, जो आप आउटसाइड दिल्ली भी आपके जो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट मनी को ही यहाँ पे आप डाइवर्ट कीजिए। तो आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे सामने आया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन है। 86% जो टोटल उनका एक्सपेंडिचर था जो काफ़ी ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट का जो मनी है, प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो काफ़ी कम था उसके। अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो RTI के अंदर में ये रिवील है वो किया गया है। अब अगर हम बात करें RTI के बारे में, एक तो आपको RTI के बारे में पता होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। क्या आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी इन्फॉर्मेशन है वो मांग सकते हो RTI के थ्रू? स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल पर्सन से आप इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते हो। बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी है वो होना चाहिए। RTI का एक सेक्शन है, RTI का जो सेक्शन आप देखिए कि जो लॉ का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर में डिफाइन किया गया है यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के बारे में। और जो भी पब्लिक अथॉरिटी बनता है, पब्लिक अथॉरिटी जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फंड लिया जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि जब पब्लिक अथॉरिटी बनेगा तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO है उसको सेटअप करना होगा। सपोज कीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को PIO है वो यहाँ पे सेटअप करना होगा। RTI के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगा जा सकता है वहाँ पे। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो CGI का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है, CGI का जो ऑफिस है, वो भी आप देखिएगा RTI के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड है उनके द्वारा रिसीव किया जाता है। और वहाँ से जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनका जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। RTI एक्ट का जो यहाँ पे आप देखिए कि सेक्शन 8 भी है। RTI का जो कानून है उसका एक सेक्शन 8 भी है। सेक्शन 8 के अंदर में आप देखिए कि कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया हैं जिनको डिफाइन किया गया है कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दिया जाएगा। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? कंट्री का सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी,
हमारे जो नाइबर कंट्रीज है उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन है उसको हम कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं करेंगे। टेरिटोरियल सोर्निटी है। तो ऐसे काफ़ी कुछ ऐसे कंट्री का जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिन बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं रिवील किया जाएगा आरटीआई का एप्लीकेशन के अंदर में। तो सेक्शन 8 के अंदर में वहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के अंदर पब्लिक अथॉरिटी है। सेक्शन 4 के अंदर में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का सेटअप करना होता है। तो ये आप आरटीआई के बारे में है। क्या आपने कोई आरटीआई लगाया है स्टूडेंट्स? आपको ये जो राइट है वो दिया गया है। आप देखिए कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए कि अरुणा रॉय है। अरुणा रॉय काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। निखिल डे है, अरुणा रॉय है। उनके द्वारा मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आपको आरटीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपने आरटीआई को नहीं लगाया है तो लगाइए स्टूडेंट्स, आपको ये जो राइट है वो मिला है काफ़ी सारा जो जुडिशियल स्ट्रगल है उसके थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल का, तो देखिए कि जो इंटर मिनिस्टेरियल जो टीम है उनके द्वारा विजिट किया जाएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनकी रिगार्डिंग में। कृष्णा रिवर को हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है जिसके अंदर ओवरफ्लो का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ था हैवी रेनफॉल की वजह से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कर्नाटका के बारे में है स्टूडेंट्स, कर्नाटका के वहाँ पे आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के कुछ स्ट्रीम्स हैं उनका जो वाटर है उसको कलेक्ट करते हुए एक प्रोजेक्ट है उसको सेटअप किया गया है जिससे कि जो कोलार का जो रीजन है, जो कोलार का जो रीजन है, आप देखिए कि आपने काफ़ी बार एक मूवी के बारे में सुना होगा केजीएफ के बारे में। केजीएफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड माइंस। शायद सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे पता भी नहीं है कि फुल फॉर्म शायद केजीएफ का यही है। कोलार गोल्ड फील्ड के पर्सपेक्टिव से है शायद वो। तो स्टूडेंट्स कोलार का जो माइंस है वो किसके रिगार्डिंग में है? गोल्ड के पर्सपेक्टिव से है, गोल्ड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो आपको जो वाटर का जो क्राइसिस है वो देखने के लिए मिलता है, एरिड एरिया है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स एरिड एरिया है उसके रिगार्डिंग में ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। चिकमंगलूर है, कोलार का एरिया है जहाँ पे पानी है वो पहुँचाया जा सके, वेस्टर्न घाट का कुछ स्ट्रीम्स है उसको यहाँ पे वाटर है उसको टैप करते हुए। तो ये कर्नाटका के प्रोजेक्ट के बारे में था, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि गणपति का फेस्टिवल है, लॉर्ड गणेशा का फेस्टिवल है। स्टूडेंट्स हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा गणपति फेस्टिवल कब स्टार्ट किया गया था? 1893 के समय इनका ये फेस्टिवल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि गणपति फेस्टिवल के बाद में उनके द्वारा जो शिवाजी फेस्टिवल है उसको चलाया गया है। तो उसके बाद में शिवाजी फेस्टिवल है वो चलाया गया और उनके द्वारा आप देखिए कि जो गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल है उसको यूटिलाइज किया जाता था तिलक के द्वारा। इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता था। इसके इसके जो फेस्टिवल के अंदर आने वाले जो लोग हैं, मेला एंड मंडली का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इन मेलाज के अंदर में आप देखिए कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है, अपना जो विचार है वो बताया करते। तो कैसे फॉरेन पावर्स को हमको ओवरथ्रो करना है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको गणपति फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए। 1893 के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया। गणपति फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि यहाँ पे ही केरल के पर्सपेक्टिव से है। केरल के वहाँ पे ओणम का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल आप देखिए कि वायनाड के अंदर में जो लैंडस्लाइड का जो क्राइसिस हुआ था तो एक बार ऐसा भी था कि ओणम का जो फेस्टिवल है उसको नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा लार्जर लेवल के ऊपर में। और स्टूडेंट्स ओपनिंग सेरेमनी है इसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। ओपनिंग सेरेमनी को इस नाम से जाना करते हैं। जो लास्ट डे हुआ करता है ओणम के फेस्टिवल का, जो लास्ट डे हुआ करता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक वहाँ पे जो टाइगर का जो फेस है वो लोग अपने मास्क के रूप से लगा के वहाँ पे जो डांस है उसको कैरी करते हैं, जिसको कि काफ़ी बार टाइगर डांस के रूप से भी जाना करते हैं। तो लास्ट डे के रिगार्डिंग में वो आपको देखने के लिए मिलता है ओणम के फेस्टिवल के ही पर्सपेक्टिव से। राजा बलि का जो कहानी है वो आपने सुना होगा कि राजा बलि है वो हुआ करते थे, उनसे तीन जो पैर हैं, तीन पैर भूमि है वो मांगी जाती है। इस तरीके का जो कहानी है वो है ओणम फेस्टिवल की रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि केरल के वहाँ पे केस है वो सामने आया था 2019 के समय में। केरल के वहाँ पे जो केस है वो सामने ये आया था कि साइनाइड का यूज किया गया था कभी वहाँ पे। एक पर्सन है जोली जोसेफ नाम की एक पर्सन है, उनके द्वारा साइनाइड को यूज किया गया था कुछ पर्सनस के किलिंग के रिगार्डिंग में। अभी उनका जो केस है वो कोर्ट के अंदर ही पेंडिंग है, अभी वो सुनवाई का जो फेज है उसी के अंदर है।
तो आप देखिए कि यहाँ पे गुंटूर का जो एरिया है वहाँ पे भी एक केस है वो सामने आया है कि 3 वुमेन है जिनको कि हेल्ड किया गया है चार्ज के बेसिस पे कि उनके द्वारा जो साइनाइड है उसको यूज किया गया। स्टूडेंट साइनाइड बेसिकली क्या है, आप देखिए कि साइनाइड क्या है। साइनाइड आपको जो कलरलेस ऑर्डरलेस का एक जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है जब इसको फूड के अंदर ऐड किया जाता है। किसी भी पर्सन के द्वारा वो फूड को अगर कंज्यूम किया जाएगा तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसको वो डिक्रीज करता है बॉडी के अंदर में, तो हार्ट अटैक का एक सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो ऑटोप्सी है या पोस्टमार्टम है उसको कंडक्ट है वो नहीं किया जाता है, और पोस्टमार्टम ना कंडक्ट होने की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके के जो सीरियल किलर्स हैं उनके द्वारा साइनाइड को काफ़ी बार यूज किया जाता है। मार्केट के अंदर में डायरेक्टली ये अवेलेबल है वो नहीं है। गोल्ड का बेसिकली जो वर्क है उसके अंदर यूज किया जाता है। गोल्ड को यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के रिगार्डिंग में या उसका जो क्लीनिंग के परस्पेक्टिव से शायद गोल्ड के वहाँ पे इसका यूज होता है साइनाइड का। तो स्टूडेंट्स ये साइनाइड के परस्पेक्टिव से था। आप देखिए कि जोली जोसेफ का केस है जिसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट्री भी है साइनाइड के परस्पेक्टिव से कैसे उनके द्वारा यूज किया गया उसको कंटिन्यूस बेसिस पे। और आप देखिए कि एक 2011-12 के समय जो उनके द्वारा एक किलिंग की जाती है उसके अंदर में आप देखिए कि साइनाइड है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी सामने आया था। बट वहाँ पे भी जो लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, जब भी साइनाइड किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर में आता है तो आप देखिए कि जो आईओ हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमेशा उसको एज ए जो किलिंग है उसके रूप से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ऐसे ना यूज किया जाए कि किसी के द्वारा जो सुसाइड के परस्पेक्टिव से इसको यूज किया गया है। तो ये हमने साइनाइड के बारे में डिस्कस किया। जोली जोसेफ का जो केस है केरल के रिगार्डिंग में उसको हमने देखा। अब आप देखिए कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर इंक्रीज करे, और आप देखिए कि रेवेन्यू से ज़्यादा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको मोर देन द रेवेन्यू अगर देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि अगर रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है बाई ये हाई मार्जिन के रिगार्डिंग में, तो आपको एक डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है वो आने वाले समय के अंदर वहाँ पे क्रिएट होती है। जैसे कि आप देखिए कि 90s 80s का जो एरा है उसके अंदर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंटिन्यूस इंक्रीज करता गया, और डेप्थ है वो यहाँ पे डेप्थ भी इंक्रीज हुआ, फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ, और एक डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ जिसको कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है उसके रूप से भी जानते हैं। हमारा जो फिजिकल जो डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हुआ, हमारा जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज होता गया, और आप देखिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो उस समय क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट्स उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है उसको देखते हुए या हमारा जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है रेवेन्यू रिसिप्ट के रिगार्डिंग में, तो उसको देखते हुए आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो एनके सिंह नाम का पर्सन है उनके लीडरशिप के अंदर में एफआरबीएम एक्ट है वो लाया गया था। एफआरबीएम एक्ट क्या है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट है। आप देखिए कि फिजिकल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट का एक्ट है जिसके अंदर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का एक टारगेट है वो रखा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट को एक टारगेट के रिगार्डिंग में जो कंट्रोल है वो किया जाएगा जिससे कि ऐसा कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो ना क्रिएट हो कि इंडिया के अंदर में जो मनी है वो नहीं है, या कम्प्लीटली इकोनॉमी के अंदर में जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। बट स्टूडेंट्स कोविड-19 की वजह से या आप देखिए कि इस सिचुएशन को अगर हमें लीड करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो ना हो, तो गवर्नमेंट को आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जब भी यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट होता है, डेप्थ का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उनके द्वारा बाहर से जो मनी है उसको बोरो किया जाता है। बाहर से जो मनी है वो बोरो किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। आप देखिए कि प्रोग्रेसिवली उसका जो डिमांड है उसको मैच करने के रिगार्डिंग में बजट 2024-25 के समय में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज जो रखा गया है वो 4.9 था। प्रीवियस बजट के अंदर में 4.9% जीडीपी का हमको फिजिकल डेफिसिट है उसको अचीव करना है। अभी जो रिसेंट बजट है उसके अंदर कितना किया गया है? 4.5% ऑफ जीडीपी हमको जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रखना है, मीन्स डेफिसिट को रिड्यूस करना है। कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था उसको अभी हम धीरे धीरे जो रिड्यूस है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल डेफिसिट के भी एरिया के अंदर में। बट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें फिजिकल डेफिसिट को तो हमें प्रोटेक्ट कीप करके रखना है एक टारगेटेड एरिया के अंदर में। बट आप देखिए कि जो गवर्नमेंट का जो डेप्थ है उसको भी रिड्यूस करना है जीडीपी का जो परसेंटेज है उसके परस्पेक्टिव से।
जो डेप्थ है जीडीपी के रेशियो के अकॉर्डिंग में जो 54% है उसको हमें नॉमिनल हमारा जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर में 10.5% के आसपास। तो आप देखिए कि हमारा जो डेप्थ टू जीडीपी का जो रेशियो है उसको रिड्यूस करते हुए हमें 40% की रिगार्डिंग में अचीव करना है। एफआरबीएम एक्ट के अंदर में वो बताया गया है। ये आपको अगर नहीं पता है ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, एफआरबीएम एक्ट का जो टारगेट है वो क्या है, ये बजट के अंदर हमेशा मेंशन किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है, डेप्थ टू जीडीपी का जो रेशियो है वो हमें 40% मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी 2003 के समय में एफआरएल का जो कॉन्सेप्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेजिस्लेशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। उनके द्वारा भी कहा गया था कि फिजिकल डेफिसिट है उनको स्टेट वाइज भी मेंटेन किया जाएगा। और जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको टारगेट का जो 3% है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोल करना है स्टेट्स को भी। तो जीएसडीपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी उनके द्वारा 3% का जो एरिया है वहाँ पे कंट्रोल करके रखना है। तो ये आपको कुछ हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के इम्प्रूव के रिगार्डिंग में कुछ टारगेट्स देखने के लिए मिलते हैं। धीरे धीरे उनको कंट्रोल किया गया है। अब हमको जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको स्टिक रहने का ज़रूरत है, ये बताया गया है। आप देखिए कि जो एडिटोरियल है उसके अंदर में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर डेप्थ टू जीडीपी है वो अगर हाई है कंपेयर टू द नॉर्म्स के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट के रिगार्डिंग में वो भी आपको जो हाई है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट, आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि 2020 के समय से जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ से जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हुआ है। 4 करोड़ के आसपास जो पर्सनस है वो टूरिज्म के लिए विजिट के लिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। बट स्टूडेंट्स अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए वहाँ पे काफ़ी सारी क्राइसिस है। एक तो वहाँ पे आपको जो काफ़ी सारी जो इमरजेंसी क्राइसिस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है, अर्थक्वेक आपको देखने के लिए मिलता है, क्लाउड से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है, क्लाउड का जो रेनफॉल है, एक्सेसिव रेनफॉल, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी काफ़ी सारी वहाँ पे क्राइसिस है, इनएडुकेट जो वेस्ट मैनेजमेंट है, पोल्यूशन लेवल जो इंक्रीज हुआ है, उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को हमें मेंटेन करना है। और आप देखिए कि जब टूरिज्म वहाँ पे इंक्रीज हुआ तो टू मच अर्बनाइजेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। टूरिज्म के रिगार्डिंग में जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी सेटअप वहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ ईयर्स के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स अभी अगर हम बात करें तो इसी ईयर के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से विजिट के लिए गए हैं। तो इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नंबर्स हैं पर्सनस का इंक्रीज हुआ है, वहाँ पे वाटर का क्राइसिस है काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में, फ्लड के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि 2014 के समय फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था, 2021 के समय क्लाउड ब्रस्ट की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे भी कुछ लोग हैं उनका डेथ हुआ था। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो न्यूज़ है वो भी सामने आया था। तो आप देखिए कि इन सब प्रॉब्लम्स को डील करना है, पहले हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। एक सस्टेनेबल टूरिज्म का जो पॉलिसी है वो होना चाहिए, सस्टेनेबल जो टूरिज्म का जो पॉलिसी है वो होना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, जिससे कि यहाँ पे लोग अगर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से विजिट भी करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे, तो आप देखिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी रिगार्डिंग में कोई क्राइसिस है वो ना क्रिएट हो, प्रॉपर वे में वाटर मैनेजमेंट को कैरी आउट किया जा सके, कोई यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो प्रॉब्लम है वो ना क्रिएट हो। तो इन सभी के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेड के अंदर में आप देखिए कि 4 कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन से हैं 4 कंट्रीज हैं? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। 4 कंट्रीज़ का ये मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता, बट आप देखिए कि सितंबर के समय में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो जनरल मीटिंग है वो कंडक्ट होता है, जिसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट है, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और कंट्री का जो यहाँ पे प्रोग्रेस है, किन किन एरियाज़ के अंदर प्रोग्रेस किया गया, जो वर्ल्ड के कोई क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा एड्रेस है वो किया जाता है। हमारे कौन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जिनके द्वारा हिंदी के अंदर स्पीच दिया गया था?
आप देखिए कि जब जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर में आती है 1978 के समय में, मोरारजी देसाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनते हैं, तो उनके द्वारा उस समय जनसंघ नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करता था। आपको जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो 1980s के समय में 6 अप्रैल 1980 के समय उसको क्रिएट किया गया था। तो जनसंघ जो पार्टी है उससे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा बेसिकली एज ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रूप से वहाँ पे विजिट किया गया था और हिंदी के अंदर जो स्पीच है वो दिया गया था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जनरल असेंबली के मीटिंग के ही दौरान में अब ये जो क्वेड के जो लीडर्स हैं वो मिलेंगे, इंडिया के यहाँ पे जो विजिट के लिए नहीं आएंगे, वहीं पे ही उनका जो मीटिंग है वो उसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें क्वेड के जो मेंबर्स हैं, आप देखिए कि इनके द्वारा एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट होता है। एक्सरसाइज को हम किसके नाम से जाना करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज के नाम से हम जाना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर भी इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था 2007 के समय में। बाद में आप देखिए कि चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विड्रॉल है वो कर लिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर है उनके द्वारा आप देखिए कि अपराजिता जो बिल है, जो कि रेप के पर्सपेक्टिव से जो पनिशमेंट है उसको चेंज किया गया है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे, जिसमें भारतीय जो हमारे क्रिमिनल लॉज है उसके रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि हमारे आईपीसी को चेंज किया गया जो भारतीय न्याय संहिता के रूप से, भारतीय जो नागरिक न्याय संहिता है उसके रिगार्डिंग में सीआरपीसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उन जो क्रिमिनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट है वो भी सजेस्ट किए गए हैं वेस्ट बंगाल के सेपरेजिता बिल के रिगार्डिंग में। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को जो रेफर है वो कर दिया गया है। गवर्नर को जो ये पावर है आर्टिकल 201 के थ्रू ये पावर है वो है कि प्रेसिडेंट को जो बिल है वो रेफर कर दिया जाए। स्टूडेंट्स हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग में एक पर्सन है उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो आप देखिए कि उनका बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है। बेल के बारे में हम रीड करते हैं कि बेल इज द राइट एंड जेल इन द एक्सेप्शन, बट हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग में जो बेल है वो यहाँ पे नहीं ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। हीनियस क्राइम है, कोई एविडेंस है उसको इम्पैक्ट कर सके वो पर्सन, और आप देखिएगा अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, ट्रायल्स उनके स्टार्ट नहीं हुए हैं, चार्जशीट वहाँ पे फाइल नहीं की गई है, तो उस समय जो बेल है वो ग्रांट कर दी जाती है कोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वक्फ बोर्ड है, आप देखिए कि इनका रिसेंटली एक अमेंडमेंट है वो भी न्यूज के अंदर में था। वक्फ बेसिकली क्या है? वक्फ बेसिकली स्टूडेंट्स रिलीजियस जमीन है जो डोनेट की जाती है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि कुछ इनकी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर भी उसकी प्रॉपर्टी के रूप से देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी का जो मोन्यूमेंट है उसको बताया गया है। फतेहपुर सीकरी का जो मोन्यूमेंट है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी है स्टूडेंट्स आगरा के वहाँ पे। और फतेहपुर सीकरी के समय किस पर्सन के द्वारा वहाँ पे आगरा के वहाँ पे जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र किया गया था मेडिवल हिस्ट्री के समय में? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किस पर्सन के द्वारा आगरा के वहाँ पे जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी के वहाँ पे आप देखिए कि 1571 के समय अकबर के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, इस टाउन को, फतेहपुर सीकरी को 1571 के समय अकबर के द्वारा सेटअप किया गया। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में 1576 के समय जब उनका गुजरात के अंदर वो लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, गुजरात के अंदर उनका विक्ट्री होता है, तो यहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है उसको बनाया जाता है अकबर के द्वारा। जो बुलंद दरवाज़ा है उसका कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जौनपुर का जो एरिया है, जौनपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश के वहाँ पे है जौनपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जौनपुर। तो स्टूडेंट जो जौनपुर है, जौनपुर के अंदर एक मॉस्क है वो हुआ करती है, एक मस्जिद हुआ करती है जिसको कि हम अटाला मॉस्क के नाम से जाना करते हैं। तो जो अटाला मस्जिद है वहाँ पे भी आप देखिए कि उसको भी यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग में अपनी प्रॉपर्टी बताया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपना जो मोन्यूमेंट है वो बताया गया है। तो उन्हीं का जो यहाँ पे डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ओनरशिप का अगर वहाँ पे शेयर्ड ओनरशिप रहेगा तो प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, कन्फ्लिक्ट वहाँ पे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। जौनपुर का जो अटाला मॉस्क है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सरकी रूलर्स के द्वारा उसको बनाया गया था, सरकी रूलर्स के द्वारा बनाया गया। आर्ट एंड कल्चर को जब आप रीड करोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नितिन सिंघानिया का जो बुक है
सतीश चंद्रा का जो बुक है उसके अंदर भी इसके बारे में मेंशन है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो 1971 के समय जो हाईएस्ट एक आपको जो हाइट के अंदर एक दरवाज़ा देखने के लिए मिलता है, गुजरात का जो विक्ट्री है उसके बाद में, और सर्की रूलर्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमने रीड किया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है उसके द्वारा इसको सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया, क्या 1861 के समय किया गया था। और आप देखिए कि 1902 के समय यहाँ पे आपको एक पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जिसके थ्रू इनका फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उससे मीटिंग है वो कंडक्ट किया गया है कि कोई भी यहाँ पे इलीगल वे में इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर में नहीं एंटर करे उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा स्टेट्स को लेटर है वो लिखा गया है कि जो टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसके अंदर में आप देखिए कि जो अंदर में कोर एरिया जो हुआ करता है उसके अंदर अगर कोई विलेज है या वहाँ पे जो लोकल जो पर्सनस के द्वारा माइग्रेट किया जाता है कोर एरिया के अंदर में, तो उन पर्सनस का जो माइग्रेशन है उसको बना किया जाए। अगर विलेज है तो उनको किसी अदर प्लेस के ऊपर रिहेबिलिटेशन है वो किया जाए, उनका किसी दूसरी जगह उनको बसाया जाए। स्टूडेंट्स एनटीसीए के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करते हुए। 2005-6 के समय इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एनटीसीए का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसको अमेंड करते हुए इसको सेटअप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर में आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में हमारे कंट्री के जो 53 जो टाइगर रिजर्व हैं वो बताए गए हैं। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमने 2 टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। 2 और कौन से टाइगर रिजर्व हैं हमारे यहाँ पे, एक तो राजस्थान के अंदर धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है उसको अभी डेजिग्नेट किया गया था। और आप देखिए कि लास्ट ईयर जो वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है उसको भी एक एज ए टाइगर रिजर्व के रूप से एनटीसीए के द्वारा ही डेजिग्नेट किया गया। तो रिपोर्ट के अंदर 53 टाइगर रिजर्व बताए गए हैं बट प्रेजेंट समय में 55 है, टोटल नंबर इनका 55 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एनटीसीए के बारे में था, टाइगर रिजर्व के बारे में था। अब आपको एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व्स के पर्सपेक्टिव से। सपोज कीजिए अरावली है, अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है गुजरात के, वहाँ पे भी आपको टाइगर रिजर्व वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व है वो नहीं है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको हाईएस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का एरिया है, वहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व है वो नहीं सिचुएटेड है। हमारे कंट्री के टोटल 19 स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका लोकेशन आप ज़रूर से देख लेना एक बार कि कहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो सिचुएटेड हैं, कहाँ पे नहीं हैं। किस स्टेट्स के अंदर 0 टाइगर रिजर्व्स हैं तो या अपने एटलस के अंदर में या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का जो साइट है उससे जाके मैप के अंदर ज़रूर से देखना। पीएम सर के द्वारा टीचर्स से मीटिंग किया गया 5 सितंबर का जो डे है जिसको कि हम टीचर्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी मेमोरी के रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा जो टीचर्स से मीटिंग किया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में भी उनसे डिस्कशन होगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो बेस्ट टीचर्स जिनको पीएम सर के द्वारा अवार्ड जो दिया जाएगा, तो जो बेस्ट टीचर्स सेलेक्ट किए गए हैं हर एक कैटेगरी से उनको सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से भी कुछ टीचर्स सेलेक्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से भी कुछ टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग में भी कुछ पर्सन है जिनके द्वारा स्किल को यहाँ पे सिखाया गया हो। एजुकेशन को जो सिखाया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में है, बेसिक एजुकेशन के अंदर में। हायर एजुकेशन के डिफरेंट टीचर्स हैं जिनको कि यहाँ पे पीएम सर के द्वारा अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रम्प के रिगार्डिंग में है, यूएस के वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, तो एक केस के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द म्यांमार के बारे में है। म्यांमार के वहाँ पे आप देखिए कि जो सान जो प्रोविंस है वहाँ पे अटैक किया गया जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। सिविलियन जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके द्वारा अटैक किया गया है उसके ऊपर में।
अभी हमने मणिपुर के बारे में डिस्कस किया, तो मणिपुर का देखिए कि जो चीन स्टेट है उसके साथ भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। मणिपुर के द्वारा जो चीन स्टेट है उसके साथ में एरिया है वो शेयर किया जाता है म्यांमार के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडोनेशिया के बारे में है, तो आप देखिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको इंडोनेशिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया के वहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि पोप को जो थ्रेट है वो दिए गए हैं, उन पर्सनस को अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक के एरिया के बारे में हैं, तो आप देखिए कि सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम किस नाम से जाना करते हैं, गाजा स्ट्रिप के नाम से। ये जो एरिया है इसको हम वेस्ट बैंक के नाम से जाना करते हैं। यहाँ से आप देखिए कि कौन सा नदी है वो फ्लो करता है, जॉर्डन नदी है। जॉर्डन नदी का जो वेस्ट बैंक है उस एरिया को हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर में एक अमेरिकन ओरिजिन की एक पर्सन है, उनको यहाँ पे डेथ हुआ है, अटैक उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया था, बट आप देखिए उनका प्रोटेस्ट के दौरान में ही जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। केन्या के वहाँ पे स्कूल के अंदर में आप देखिए कि जो आग लगने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का डेथ हुआ है। केन्या के वहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, केन्या का कैपिटल का नेम क्या है, नैरोबी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 के समय जिसको सेटअप किया गया, और इसी के इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आप देखिए कि 5 जून का जो डे है जिसको कि हम इन्वायरमेंट डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। फिर 1978 के समय एक और यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम यूएन हैबिटाट के नाम से जानते हैं, हैबिटाट के नाम से जानते हैं। उसका भी जो हेडक्वार्टर है आपको केन्या के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा। जेलेंस्की जो यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यूएस के द्वारा उनको अलाउ किया जाए जिससे कि वो रसिया के डीपर पार्ट के अंदर स्ट्राइक है वो कर सके। तो ये बेसिकली आप देखिए कि रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसी के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। केन्या के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन आप रीड करना होमवर्क तो नहीं है आपके लिए, कि जो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। 3 कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं, वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। वैसे उसका जो बेसिन का एरिया है उसके अंदर 5 कंट्रीज को बताया जाता है, बट मेन जो 3 कंट्रीज हैं वही उसके साथ अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। एटलास के अंदर जाके उनको मार्क कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। सभी जो न्यूज़ है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए, जो भी होमवर्क दिया गया है उसको बताइए आप यहाँ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।